नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज के चैप्टर 10 में आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, यानी कि डायबिटीज को किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करना है उसके बारे में। कौन से प्रकार की डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, जेस्टेशनल है या फिर प्री डायबिटीज है। यह जो प्रकार है डायबिटीज के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी ट्रीटमेंट दी जाए, कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए। डायबिटीज की ट्रीटमेंट में मेनली 6 बातों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी वेट मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और कुछ दवाइयाँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो। इसका उपयोग आपको नहीं करना है। आपको कोई भी स्टेप लेना है तो अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह आपको जरूर लेना है। बिना डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के एडवाइस आपको कोई भी डिजीज हो तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचना नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो 3 चीज, एक इंसुलिन, एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और एक कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, उसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है इंसुलिन। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है और वह व्यक्ति अच्छे से अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज के कुछ केसेस में भी इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। इंसुलिन का जो प्रकार है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इत्यादि, यह डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंसुलिन, कौन से प्रकार का इंसुलिन आपको देना है। आपकी बॉडी की नीड क्या है इंसुलिन की, आपको कितना इंसुलिन चाहिए, आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, उसके ऊपर डॉक्टर आपको एक डोज तैयार करके देते हैं, जो दिन में 1, 2 या फिर 3 बार जैसा डॉक्टर बोलते हैं उस तरह से आपको लेना होता है। इंसुलिन लेने का जो रूट है वो भी स्पेसिफिक है। जैसे कि कभी भी हम इंसुलिन ओरली नहीं ले सकते, ओरली नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे स्टमक में मौजूद जो एंजाइम है वो इंसुलिन के एक्शन को अल्टर करते हैं, जिससे इंसुलिन का जो फायदा हमें मिलना चाहिए, इंसुलिन की एक्शन जो हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो एक स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही हमें इंसुलिन लेना है। इंसुलिन पंप भी एक ऑप्शन हो सकता है। इंसुलिन पंप में एक डिवाइस होती है, छोटे से मोबाइल जैसी डिवाइस होती है, जिसमें एक इंसुलिन रिजर्वायर होता है, एक ट्यूब होती है और एक कैथेटर होता है। जो ट्यूब होती है वह इंसुलिन रिजर्वायर और कैथेटर को जोड़ते हैं, और जो कैथेटर है वह हमारे एब्डोमिन की जो त्वचा होती है उसके भीतर लगाया जाता है, और एक स्पेसिफिक अमाउंट का जो इंसुलिन है वह स्पेसिफिक समय के बाद रिलीज करना होता है। ट्यूबलेस इंसुलिन पंप भी एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि एक स्पेसिफिक समय के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हमारे शरीर को इंसुलिन मिलेगा, वह पंप के जरिए हमें मिलेगा। सितंबर 2016 में FDA ने एक आर्टिफिशियल पेनक्रियास को अप्रूवल दिया। यह अप्रूवल था 14 ईयर और उसके ऊपर के जो भी लोग हैं उसके लिए। दिसंबर 2019 में एक दूसरे पेनक्रियास को, आर्टिफिशियल पेनक्रियास को अप्रूवल मिला, जो था 2 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए। ये जो आर्टिफिशियल पेनक्रियास की हम बात कर रहे हैं उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्लोज्ड लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर जो यह इम्प्लांटेड डिवाइस है उसे एक कंटिन्यूअस ग्लूकोमीटर के साथ जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है, जिससे हर एक 5 मिनट में आपको डेटा मिलता है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होता है, और यह डेटा और हमारे शरीर की नीड को हमें एक साथ जोड़ना है और उस तरह से प्रोग्रामिंग करना है कि जो एक स्पेसिफिक अमाउंट का इंसुलिन एक स्पेसिफिक समय के बाद हमारे शरीर को मिलता रहे, ताकि हमारे शरीर की जो इंसुलिन की नीड है वह पूरी हो जाए और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे। दूसरा है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। हालांकि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई दवाई है, लेकिन डायबिटीज और डायबिटीज की ट्रीटमेंट को जोड़ती हुई सबसे मजबूत कड़ी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डायबिटीज की ट्रीटमेंट अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो, तो यह कड़ी कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। यानी कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हमें कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उसे कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर गलत ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होगी या फिर नहीं होगी, तो जो दवाई का डोज है, जो इंसुलिन का डोज है या फिर जो भी इफेक्टिवली ट्रीटमेंट चल रही है वह फॉल्सी हो जाएगी। तो इससे होगा ये कि या तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, या हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वह कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्लूकोज कितना है, कौन से लेवल में होना चाहिए, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो कितनी सही जा रही है, यह जानने के लिए हमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अवश्य करना है। तो यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हालांकि यह ट्रीटमेंट भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं, लेकिन डायबिटीज की ट्रीटमेंट और डायबिटीज को जोड़ती हुई एक सबसे मजबूत कड़ी है। डायबिटीज की यही सीरीज में चैप्टर 8 में मैंने डिटेल में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कौन कौन से फायदे हैं और घर पर किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इफेक्टिवली मैनेज करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, यह सब चीज के बारे में मैंने डिटेल में चैप्टर 8 में बता दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में मिल जाएगी, आराम से आप देख लीजिएगा। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है उसे कंपलसरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है। जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं, दिन में 1, 2, 3 या फिर 4 बार, जितनी बार डॉक्टर बोलते हैं उतनी बार आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज आपको भी कंपलसरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है। हालांकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थोड़ी कम हो सकती है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में जिस फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जितनी ज्यादा बार हमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है उतनी बार टाइप 2 या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हमें नहीं करना होता है। यह सेम चीज हमें प्री डायबिटीज के साथ भी करनी है। प्री डायबिटीज अगर है किसी को तो उसे भी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग समय समय पर करनी है। उसके अलावा हर 3 या फिर 4 महीने में HbA1c टेस्ट, जो 3 या फिर 4 महीने की एवरेज हमें दिखाता है, वह टेस्ट करना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। उस तरह से भी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो सकती है। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग को या ऑप्शन को भी कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है कुछ प्रकार की दवाइयां। यह दवाई ओरल भी हो सकती है, इंजेक्टेबल भी हो सकती है। यह जो भी दवाइयां है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ प्रकार की दवाइयां स्पेशली पेनक्रियास को टारगेट करती है, यानी कि पेनक्रियास को प्रेरित करती है ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने को, ताकि हमारी बॉडी की जो इंसुलिन की नीड है वह पूरी हो जाए। कुछ प्रकार की दवाइयां लिवर में से जो शुगर रिलीज होती है उसे रोकती है, ताकि हमारे ब्लड में ज्यादा शुगर ना हो और जितने मात्रा में हमारा पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है वह सफिशिएंट हो जाए। कुछ प्रकार की दवाइयां हमारे शरीर में जो मांसपेशियां है उसे इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। कुछ प्रकार की दवाइयां जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स, यह किडनी के द्वारा ब्लड में होने वाला जो रीएब्जॉर्प्शन है उसे रोकती है। तो यह एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया सेवरल मेडिसिन। चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन। खास करके टाइप 1 डायबिटीज के कुछ केसेस में ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है वो ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, अगर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इन फ्यूचर इंसुलिन थेरापी की वह व्यक्ति को जरूरत नहीं रहती है। लेकिन यह जो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर है वो थोड़ी रिस्की होती है, उसके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। जैसे कि जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एक फैक्टर आता है ऑर्गन फेलियर, उसके बारे में हमें सोचना होता है। देखिए, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जब भी हमारे शरीर में बाहर से अटैक होता है, जो फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर के अंदर आती है, तब जैसे हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, उसी तरह से जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, बाहर का कोई ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर आता है, तब भी हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है और रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन करना है तो यह रेजिस्टेंस को हमें कम करना होता है, फिर बंद करना होता है। इसके लिए हमें जो इम्यूनोसप्रेशंस मेडिसिन है उसका सहारा लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उसे शायद लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां लेनी पड़ जाए। तो यह एक रिस्की होता है, क्योंकि यह जो दवाइयां होती है उसकी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा होती है और कभी कभार हमारी इम्यून सिस्टम इतनी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है कि जो भी इन्फेक्शंस है वो में आसानी से लग जाते हैं। तो यह ट्रीटमेंट ऑप्शंस थोड़ा रिस्की हो जाता है। पांचवा ट्रीटमेंट ऑप्शन है बेरियाट्रिक सर्जरी। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वह व्यक्ति की BMI यानी कि बॉडी टू मास इंडेक्स 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है, तो उसके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, मतलब कि जो बेरियाट्रिक सर्जरी है
उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसका फायदा, उसके नुकसान, उसके बारे में रिसर्च चल रहा है। और इन फ्यूचर अगर रिसर्च पॉजिटिव होता है तब ही यह बेरियाट्रिक सर्जरी के ऑप्शंस को कंटिन्यू किया जाता है। तो यह मेनली 5 ऑप्शंस हो गए ट्रीटमेंट के। लेकिन इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, यह 2 चीजों पर ध्यान देना है। देखिए, हेल्दी डाइट और जो यह रेगुलर एक्सरसाइज की बात है, वह एक पॉजिटिव एडॉन्स क्रिएट करती है आपकी ट्रीटमेंट के मामले में। इन शॉर्ट अगर बात करें तो हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ऐसे 2 दरवाजे हैं जो आपको सबसे पहले खोलने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज की ट्रीटमेंट इफेक्टिवली हो जाए। ये सभी चीज सभी प्रकार की जो डायबिटीज है उसके साथ भी कनेक्टेड है। अगर बात करें हम जेस्टेशनल डायबिटीज की, तो गर्भावस्था के दौरान जिन महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है तो डॉक्टर ही उसे कंप्लीटली ट्रीट करते हैं और जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं उस तरह से ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है। इन केस ऑफ प्री डायबिटीज भी यह सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आपको प्री डायबिटीज है तो यह चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन प्री डायबिटीज के मामलों में कभी कभार फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है जो थेरापी होती है, और साथ ही साथ हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, यह सब करके भी आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। तो यह सब ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। और डिस्क्लेमर फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है, वह केवल आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। तो इसका उपयोग आपको नहीं करना है। कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी है। डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह के बिना कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको उपयोग में नहीं लेने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे चैप्टर 11 में हम बात करेंगे डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।